विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर बीएससी तृतीय वर्ष का जो मेजर ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, यानी संख्यात्मक विधियाँ और वैज्ञानिक संगणना। विद्यार्थियों, इस पूरे पेपर में टोटल 4 यूनिट दी हुई है। उन चारों यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना अति आवश्यक है, उनको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक लेकर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है मेथड्स फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसक्रिप्टेंट इक्वेशंस, यानी बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियाँ। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना आवश्यक है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब मैं सीधा यहाँ पर आप लोगों को बुक लेकर आ रहा हूँ और इस बुक में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस टॉपिक को आपको पढ़ना आवश्यक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रामानुजन विधि। ये रामानुजन विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले रामानुजन मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा और रामानुजन मेथड के बेसिस पर न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, इसको आपको देखना होगा। आगे चलते हैं। रामानुजन विधि के बाद में आपका बात आ जाता है इसके अंदर समद्विभाजन विधि। कौन सी? समद्विभाजन विधि। समद्विभाजन विधि क्या होता है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा और इसमें डिटेल में पढ़ने के बाद में इसके भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होंगे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 चरणों में समद्विभाजन विधि का प्रयोग से समीकरण fx = x³ - 2x - 5 = 0 का एक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना आवश्यक है, इसमें अभी स्क्रीन पर आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। समद्विभाजन विधि के प्रयोग से x³ - x - 1 = 0 का 1 और 2 के बीच स्थित वास्तविक मूल को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। ये जो पूरा एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, ये आपको बुक में पूरा डिटेल में मिल जाएगा और आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद में आपको तीसरे नंबर पर दिया हुआ मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि यानी रेगुलर फॉल्सेस मेथड, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा और इसमें डिटेल में पढ़ने के बाद इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना होंगे। अब रेगुलर मिथ्या विधि जो है उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ मिथ्या स्थिति विधि के प्रयोग के से समीकरण x³ - 2x - 5 = 0 का एक वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल इसी के ठीक नीचे दिया हुआ है मिथ्या स्थिति विधि के प्रयोग से समीकरण x⁴ - x - 10 = 0 का अंतराल 1 2 में वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए और द्वितीय पुनरावृत्ति तक पूरा करें। और इसी के आगे दिया हुआ रेगुलर फॉल्सी विधि द्वारा 3 पुनरावृत्ति लेकर समीकरण को सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो मिथ्या स्थिति विधि है उसके बेसिस पर आपको इन 2 एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, इसको जरूर पढ़ के आप जाइएगा। विद्यार्थियों, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है छेदक विधि। कौन सी विधि? छेदक विधि, स्केंट मेथड। अब स्केंट मेथड है, ये मेथड होती क्या है, सबसे पहले आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा। स्केंट मेथड आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही, पर आप इसको बुक में देख लीजिएगा। आपको डिटेल में इस विधि में y/f(x) के ग्राफ का सन्निकटन का एक छेदक रेखा के द्वारा किया जाता है, किंतु प्रत्येक पुनरावृत्ति में मूल के 2 सबसे नवीन सन्निकटन का प्रयोग अगले सन्निकटन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही आवश्यक नहीं है कि अंतराल अवश्य ही मूल को अंतर्विष्ट करें। तो आपको छेदक विधि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगी और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होंगे। इसके बाद दिया हुआ यहाँ पर अभिसारित की दर, अभिसारित की कोटि और अभिसारित की दर भी आपको सॉल्व करना होंगे। और एक यहाँ पर प्रमेय दिया हुआ है सेकेंट विधि की अभिसारिता की दर ज्ञात कीजिए। ये प्रमेय भी आप जरूर पढ़िएगा, जरूर याद कीजिएगा। विद्यार्थियों, इसके बाद हम आ जाते हैं समीकरण x² - 4x - 10 = 0
के मूल का मूल्यांकन प्रारंभिक अनुमानों x1 = 4 और x2 = 2 सहित छेदक विधि के प्रयोग से कीजिए। तो इस एग्जाम्पल को जो न्यूमेरिकल के बेसिस पर है इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों ये उदाहरण नंबर 1 जरूर कीजिएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूटन विधि में अभिसरण की दर। न्यूटन विधि में अभिसरण की दर और इसका एक प्रमेय दिया हुआ है। दर्शाइए कि न्यूटन रेफसन विधि एक द्विघाती अभिसरण की दर रखती है। यानी न्यूटन रेफसन विधि की अभिसारिता की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रमेय को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ये आपको प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन रेफसन विधि के प्रयोग से x⁴ - x - 10 = 0 का धनात्मक मूल जो 2 से ज़्यादा निकटे दशमलव के 3 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफी मूल वर्गीय विधि। ठीक है, तो ग्रेफी मूल वर्गीय विधि को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार ये विधि क्या होती है। तो विद्यार्थियों ग्रेफी मूल विधि के बाद में आपको क्या पढ़ना होगा, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है सम द्विभाजन विधि के से समीकरण एक दिया हुआ, एक इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद समीकरण x³ - 5x + 3 = 0 का वास्तविक मूल अंतराल। उसके बाद रेगुला फॉल्सी विधि द्वारा 3 पुनरावृत्ति तक, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और न्यूटन राफसन विधि द्वारा दशमलव के 3 अंकों का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपके यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है। एक और दिख रहा है आपको यहाँ पर न्यूटन रेफसन विधि के उपयोग से मूल्यांकन कीजिए। तो विद्यार्थियों ये यूनिट फर्स्ट के इतने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो इन सबको आपको रीड आउट करना होगा, इन सभी के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना होंगे। तो विद्यार्थियों यूनिट नंबर फर्स्ट के बाद अब हम आगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। यूनिट नंबर फर्स्ट की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है या लेंदी भी है और थोड़ी सी बड़ी यूनिट भी है। इसमें पहला टॉपिक जो दे रखा है ये यूनिट सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला टॉपिक है यहाँ पर अंतर्वेशंस, इंटरपोलरेशंस। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपको इसके सामने दिख रहा है, असमान अंतरालों के लिए लॉन्गरेंज का अंतर्वेशन सूत्र ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, लैग्रेंज का अंतर्वेशन सूत्र याद करना। उसके बाद में दिया हुआ है लैग्रेंज के अंतर्वेशन सूत्र के लिए अवशेष पद, इसको भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और एक प्रमेय इसके बाद में जरूर दिया हुआ है, इस प्रमेय को आप निश्चित रूप से पढ़िए। क्या दिया, दर्शाइए कि लैग्रेंज गुणांक का योगफल इकाई होता है। इस प्रमेय को जरूर आप याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण सेकंड, निम्न तालिका में yx दिया गया है, y8 ज्ञात कीजिए जब x = 8 है। तो एक ऐसा कुछ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल का आपको सॉल्व करना होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसी के बाद की तरफ यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, न्यूटन विभाजित अंतर्वेशन सूत्र द्वारा समीकरण सारणी में F2, F8 और F15 का मान ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर टेबल दी हुई है, तो इसमें आपको F2, F8 और F15 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगी, जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, वहाँ पर एक क्वेश्चन कोई भी इस पैटर्न का आएगा जो भी हमने आपको बताया है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो आपको जरूर देगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, ये देखिएगा, लैग्रेंज सूत्र log 10 656 log/10 656 का मान ज्ञात कीजिए जबकि अन्य मान निम्न है, या कुछ अलग अलग वैल्यू दे रखिए। और इस एग्जाम्पल को जरूर आप पढ़ के जाइएगा, आपको ये पढ़ना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं, एक और दिया हुआ है, लैग्रेंज सूत्र सिद्ध कीजिए, उदाहरण नंबर 17। ठीक है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसका पूरा आपको सॉल्व करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं यहाँ सब। अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। निम्नलिखित सारणी में x = 7 के लैग्रेंज के अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर एक दिया हुआ 2.5 पश्चांतर या अवरोहण अंतर यानी बैकवर्ड और असेंडिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। अब इसमें एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑपरेटर के बारे में, संकारक ई के बारे में पढ़ना होगा। ऑपरेटर के बारे में तो ऑपरेटर के जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर विस्थापन संकारक आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ पर दिया हुआ ये वाली कंडीशन, तो इसको आपको प्रूव करना होगा। ये वाली कंडीशन जो इधर रखी है, क्लियर है, तो इस कंडीशन को भी आप प्रूव कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है संकारकों ई तथा डेल के गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ेगी। डेल और ई की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आपको पढ़ के जाना होगा, ये जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आपको अच्छे से क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर अगला दिया हुआ अंतरकलन के मूलभूत प्रमेय, और यहाँ प्रमेय दिया हुआ यदि एफ एक्स में एन वी घात एक बहुपद हो तो एफ एक्स का एनवा अंतर अचर होता है तथा डेल की पावर n+1 और fx इक्वल टू 0 होगा। इस प्रमेय को जरूर आप करके जाइएगा। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, संकारक D तथा इसका E और डेल में संबंध, ये जो रिलेशन है ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय और अंतर संकारक क्या होते हैं, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, सेंटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर। उसके बाद एक दे रखा माध्य संकारक, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा माध्य संकारक, इसकी परिभाषा पढ़ना और ये पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। उसके बाद रखा संकारों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ई न्यू और डेल के बीच में रिलेशन, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप अवश्य अनिवार्य रूप से पढ़ के जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला जो प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, सेकंड वाला पॉइंट, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके जाना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद करिए, आने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन मैं फिर लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी फंक्शन f(x) के क्रमशः प्रथम अवरोही अंतर संकारक एवं आरोही अंतर संकारक हो तो दर्शाइए कि, तो आपको ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना है इस एग्जाम्पल के बेसिस पर, तो ये न्यूमेरिकल आपको पूरा सॉल्व करना होगा। उसके बाद एक उदाहरण दिया हुआ है, डेल 10 की पावर -1 यानी इन्वर्स x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ h अंतराल का अंतर हो, तो ये भी आप बिल्कुल प्रूव करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। फिर सिद्ध कीजिए कि एक ये वाली कंडीशन दे रखी है, इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बुक में डिटेल में देख लेना, तो ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब इसके बाद एक और तरह का मूल्यांकन कीजिए, तो दोनों मूल्यांकन दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला मूल्यांकन आप पढ़ के जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक और दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि, ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आने की संभावना इस प्रश्न की हमेशा बनी हुई रहती है, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आपके पास बुक हो तो बुक नंबर में पेज नंबर 96 पे देखिएगा। विभाजित अंतर पर कुछ प्रमेय, पहला प्रमेय दिया हुआ है, अपने सभी आर्ग्यूमेंट के लिए विभाजित अंतर सममित फंक्शन होता है, ये जरूर आप प्रमेय एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रमेय दिया हुआ है यहाँ पर, एनवी कोटि के किसी बहुपद की एनवा विभाजित अंतर अचर होता है, ये प्रमेय भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर वापस आ गया है, सिद्ध कीजिए कि, ये दो क्वेश्चन दिए हुए, इन दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से प्रश्न है। मध्य प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय उनके लिए अच्छे प्रश्न हैं, आने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। आगे अगले प्रश्न की तरफ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे अगला प्रश्न आपको वापस स्क्रीन पर आ जाए, ये वाला उदाहरण जो दे रखा है, उदाहरण नंबर 8, इसको जरूर पढ़िएगा, ये पेज नंबर 108 पे दिया हुआ उदाहरण नंबर 8, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि n+1 आर्ग्यूमेंट x0 x1 x2 xn के लिए फंक्शन 1/x का nवा विभाजित अंतर है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब विद्यार्थियों, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा एक तरीके से कहें तो जो पहली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 का जो पहला वाला पोर्शन है, उसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे।
अब उसके सेकंड वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। उससे पहले पहले वाले पोर्शन में कुछ और क्वेश्चंस को एक बार और हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ने की अति आवश्यक है। एक तरह का न्यूटन की द्विपद विधि, न्यूटन की द्विपद विधि जरूर पढ़ लीजिएगा, न्यूटन की द्विपद विधि को अवश्य पढ़ लीजिएगा। फिर एक और है यहाँ पर न्यूटन की अग्र अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र में त्रुटि पद या अवशेष पद के बारे में भी हमें पढ़ना होगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन ये रहेगा न्यूटन का पश्च अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन का पश्च अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, इसको भी हमें पढ़ना होगा। अब मैं आ जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर आ गया है अभी, ये रहा। साइन 52 डिग्री का मान न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन विधि से ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप एक बार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 130 पर, एक देश की प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना यानी सेंसस निम्नानुसार दी गई है। सन 1927 से जनगणना ज्ञात कीजिए। एक टेबल दी हुई है और इस टेबल के बेसिस पर आपको इसका मतलब हल, इस डाटा के बेसिस पर, ये जो डाटा दिए हुए इसके बेसिस पर इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एक जनगणना वाला प्रश्न कोई सा आ सकता है। एक और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उस प्रश्न की तरफ मैं आ गया हूँ। प्रश्न दिया हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूटन का अंतर्वेशन के लिए विभाजित अंतर का सूत्र है जबकि अंतराल असमान हो, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आ गए यहाँ पर इकाई 2 के सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो विद्यार्थियों यूनिट यानी कि इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड का सेकंड पोर्शन है न्यूमेरिकल क्वाड्रेटोड्स यानी संख्यात्मक क्षेत्रकलन। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसकी तरफ हम लोग अब चलते हैं। पहला प्रश्न जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा दिया हुआ, निम्नलिखित सन्निकटन क्षेत्रकलन सूत्र प्राप्त कीजिए। तो एक ये वाली कंडीशन दी हुई इंटीग्रेटेड फॉर्म वाली, इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलता हूँ। एक और दिया हुआ यहाँ पर समलंबी सूत्र, कौन सा सूत्र? समलंबी सूत्र, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा समलंबी सूत्र को। नेक्स्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। सिप्सन का 1/3 नियम, सिप्सन का 1/3 रूल, इसको ज़रूर करना है और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है सिप्सन का 3/8 का नियम, या तो 1/3 या 3/8, यानी सिप्सन का एक नियम आता ही आता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और दिया हुआ वेडल नियम, कौन सा नियम? वेडल नियम, इसको भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा, वेडल नियम को भी पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ न्यूटन कोट समाकलन सूत्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूटन कोट समाकलन सूत्र यानी इनमें से कोई एक आने की संभावना है, चारों पांचों में से। अब आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा कोट की प्रॉपर्टीज़, नंबर्स ऑफ कोट की प्रॉपर्टी। तो 3.8 वाला जो दिया हुआ और उसके बेसिस पर जो प्रमेय दिया हुआ ना, कोट संख्याओं का योग इकाई होता है, लैग्रेंज गुणांक का योग भी इकाई होता है, इसको जरूर आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सिप्सन का 1/3 का जो नियम है उसके बेसिस पर भी आपको सॉल्व करना होगा, बताया मैंने भी आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। सिप्सन का 1/3 और 1/3/8 नियम के प्रयोग से 6 बराबर अंतरालों के लिए समाकलन का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है कि प्रश्न शायद आपकी परीक्षा में छप गया है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है, अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण, समाकलन अंतराल में 6 भागों में प्रतिविभाजित करना है और इसको सॉल्व करना है। एक और दिया हुआ है यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 159 पे दिया हुआ, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और मैं आपको कुछ और यहाँ पर न्यूमेरिकल बताता हूँ, उसकी तरफ हम लोग अब चल रहे हैं धीरे धीरे। एक और ये दिख रहा है, परास के 4 भागों में विभाजित करते हुए 1/3 नियम का प्रयोग करके log 2 का मान इंटीग्रेटेड फॉर्म से ज्ञात कीजिए और त्रुटि भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से यूनिट बहुत बड़ी है, वैसे ये लेंथी भी बहुत है, तो इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो भी हमने आपको बहुत सारे रूल बताए वहाँ से एक आएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समलंब नियम में त्रुटि, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ना आवश्यक है। समलंब नियम में त्रुटि और इसके आपको
सॉल्व भी करना है। ये दिया हुआ सैमसन के 1/3 नियम के रुंडक त्रुटि, ये भी आपको सॉल्व करना होगा। रुंडक त्रुटि को भी एक बार पढ़ना होगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ध्यान रखना, इसके अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल होते हैं। एक और दिया हुआ गाउस का क्षेत्रकलन सूत्र, ये भी इसका थोड़ा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके भी न्यूमेरिकल की तरफ आप लोग चले जाइएगा। एक प्रश्न दिया हुआ है, वापस में लेके आएगा आपको एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिएगा, गाउस लैंग्रोज के 3 बिंदु सूत्र के प्रयोग से समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा, पेज नंबर 189 पर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, अगला दिया हुआ है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, गाउसिन के क्षेत्रकलन सूत्र के प्रयोग से 3 कोटियों के समाकलन को ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न भी आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ यहाँ से। अगला है यहाँ पर शेषीवेश का सूत्र, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, खाली सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ही है, पर एक बार आप जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी, ये तो था हमारा 2nd यूनिट तक का पोर्शन। अब हम चलते हैं यहाँ से 3rd यूनिट की ओर। विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, यानी इकाई 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, यानी रेखीय समीकरण। अब इस रेखीय समीकरण के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है, जिसका नाम है गाउस विलोपन विधि, गाउस एलिमिनेशन मेथड, आपको इसको पढ़ना होगा। इस विधि में अज्ञात चरों x1, x2 और xn-1 को क्रमागत रूप से विलोपित करते हैं, जिससे कि अंतिम समीकरण में एक एकल अज्ञात राशि xn रहे और निकाय 1 के ऊपरी त्रिभुजीय निकाय रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिससे अज्ञात चरों xn, xn-1, xn-2 और x2, x1 के पश्य प्रतिस्थापन के द्वारा गणना कर लेते हैं। तो इसका एल्गोरिथम दिया हुआ है, विधि को निम्नलिखित चरणों में व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स में इसको आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद दिया हुआ गाउस जॉर्डन विधि। नेक्स्ट है गाउस जॉर्डन विधि, इसको भी आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाउस विलोपन विधि को निम्नलिखित निकाय का हल कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है यहाँ पर, गाउस विलोपन विधि का प्रयोग से समीकरण को हल कीजिए। तो ये जो समीकरण दे रखी है, इसको गाउस विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना होगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है, गाउस विलोपन विधि से हल कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका गाउस विलोपन विधि से आएगा क्वेश्चन पेपर में आपके। तो गाउस विलोपन विधि से इस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसी तरीके से, गाउस जॉर्डन विधि। तो गाउस विलोपन या गाउस जॉर्डन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। एक और ये दिया हुआ, इस टाइप का भी आप एक सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और यहाँ पर दिया हुआ, गाउस जॉर्डन विधि को निम्नलिखित समीकरण से हल कीजिए। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जरूर आप करके जाइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड दे रखी है इसमें, वियोजन विधि या गुणनखंड विधि। कौन सी? वियोजन विधि या गुणनखंड विधि। तो डिकम्पोजिशन मेथड और फ्रैक्शनलाइजेशन मेथड्स। तो इस मेथड को भी आपको, इसको भी डिस्कस करना होगा, इसको भी देखना होगा, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, एलयू विलोपन विधि के प्रयोगबद्ध निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो एलयू विलोपन विधि के आपको भी न्यूमेरिकल यहाँ पर करना होगा। तो एक न्यूमेरिकल जैसे एग्जाम्पल ये दिया हुआ पहला, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये समीकरण के निकायों को हल कीजिए एलयू विलोपन विधि से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक और तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, एलयू विधि को समीकरणों को निम्नलिखित निकायों को हल कीजिए। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी एक और विधि दे रखी है यहाँ पर, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, बोलेस्की विधि या चेलेस्की विधि का वियोजन विधि। बोलेस्की विधि या चोलेस्की वियोजन विधि। तो इसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक वियोजन विधि जरूर आएगी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, रैखिक समीकरण के निकाय को चेलेस्की विधि से हल कीजिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर कर लीजिए, आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, अगला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा, चौलेस्की वियोजन विधि द्वारा निम्न आव्यूह की गणना कीजिए। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आपको चौलेस्की वियोजन विधि के द्वारा सॉल्व करना होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और दे रखी जैकोबी विधि, जैकोबी पुनरावृत्ति विधि, जैकोबी इंटरेक्टिव मेथड्स, ये जरूर करके जाइएगा। और जैकोबी इंटरेक्टिव मेथड के बाद में एक और मेथड आपको आएगी इसके अंदर, गाउस सीकल पुनरावृत्ति विधि। तो इन दोनों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा जैकोबी पुनरावृत्ति विधि का। एक जैकोबी पुनरावृत्ति विधि का क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। एक और एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 2, जैकोबी विधि को निम्नलिखित समीकरण या निकाय से हल कीजिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर
1 और 2 जो 234 235 पेज नंबर पे दिए हुए, इनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको भी आप बिल्कुल करके जाइएगा। जैकोबी पुनरावृत्त विधि में निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को जैकोबी पुनरावृत्ति विधि से आपको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, गाउस सीडल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो एक गाउस सीडल विधि का भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हम, गाउस विलोपन विधि द्वारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल, इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक और आगे देखिए, तो गाउस जॉर्डन विधि को, गाउस विलोपन और गाउस जॉर्डन विधि दोनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दिए गई गाउस जॉर्डन विधि, एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। चोलोस की विधि का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको चोलोस की विधि का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को चोलोस की विधि के द्वारा आपको सॉल्व करना है। ये स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक से, इसको पूरा एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है जो हमने अभी आपको दिखाया। आगे चलते हैं इसके अंदर, अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ये लास्ट यूनिट है आपकी। इसमें दे रखा साधारण अवकलन समीकरण, साधारण अवकलन समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पिकार्ड की उत्तरोत्तर सन्निकट विधि, ठीक है, पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इस मेथड को आपको सॉल्व करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, पिकार्ड विधि से y के सन्निकट कीजिए जब x इक्वल टू 0.1 और x इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ इसी तरीके से, पिकार्ड विधि से y का सन्निकटन कीजिए जब x इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है और y इक्वल टू 1 और जब x इक्वल टू 0 तथा dy बाई dx इक्वल टू x माइनस y दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इसी यूनिट नंबर 4 में कुछ और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पिकार्ड विधि के मान को सन्निकट कीजिए जब x इक्वल टू 0.1 दिया गया हो और एक यहाँ पर कंडीशन दे रखी dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर, y 0 इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बात कर रहे हम लोग आइलर विधि पर। आइलर्स मेथड जो दे रखा है उसका आपको डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आपको करना है आइलर मेथड का, जो कि आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल आप लोग करके जाइएगा, आइलर मेथड का डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया, dy बाई dx इक्वल टू y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स, जबकि प्रारंभिक प्रतिबंध x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 है। तो आइलर विधि से x इक्वल टू 0.1 के लिए y का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि h इक्वल टू 0.02 है। तो एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में एक बार आइलर संशोधित विधि को पढ़ लीजिएगा, एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, इसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसी के अंदर, इस यूनिट के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब इस यूनिट के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ रहा है, आइलर के संशोधित विधि की समीकरण dy बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस रूट वाई, ये दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 का प्रारंभिक प्रतिबंध y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 सहित परास्त, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रुंगे विधि की तरफ। कौन सी विधि? रुंगे विधि। इस रुंगे विधि को भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत बार आ चुकी है भी। तो रुंगे विधि का एक यहाँ पर बोर्ड पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इस रुंगे विधि को भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पर मैं आपको इसका जो बुक है उस बुक को शो कर रहा हूँ। आगे दिया हुआ एग्जाम्पल पहला, रुंगे विधि के प्रयोग से y का सन्निकटन x इक्वल टू 1.6 का मान ज्ञात दिया गया है और x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0.4 तथा dy बाई dx इक्वल टू x माइनस y है। तो इसको रुंगे विधि के बेसिस पर सॉल्व करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रुंगे कुट्टू विधि, रुंगे कुट्टा विधि। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, रुंगे कुट्टा विधि क्या होती है, ऊपर से सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, चतुर्थ कोटि के लिए रुंगे कुट्टा विधि का प्रयोग करके y का मान ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 0.1 और x इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है और कंडीशन दे रही है dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई y 0 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, रुंगे कुट्टा विधि से y के सन्निकट याद कीजिए जब x इक्वल टू 0.1, x इक्वल टू 0.2 और x इक्वल टू 0.3 है। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट
क्वेश्चन, रुंगी कुट्टा विधि से अवकलन समीकरण कीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, रुंगा कुट्टी विधि के बाद में अगला जो टॉपिक आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर आपको मिलन्स मेथड, मिलने मेथड दिया हुआ है। मिलने विधि के अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई का हल जहाँ y इक्वल टू y0 जब x इक्वल टू x0 हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है 5.10, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। यदि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई का हल yx हो तथा मान लो कि y0 टू y0.5 और इक्वल टू 2.636, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी, पेज नंबर 342 पे दिया हुआ है। यदि आपके पास बुक है तो उसमें आप बुक में एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और विधि दिया हुआ मिलने विधि का भी आप लोग जरूर एक न्यूमेरिकल करके जाइएगा कि मिलने विधि के को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आपके जो फर्स्ट पेपर है ग्रुप ए का, उसका लास्ट क्वेश्चन है मिलने सब्सन विधि, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि आखिरकार ये क्या होती है। विद्यार्थियों, ये था आपके बीएससी तृतीय वर्ष के ग्रुप ए का पेपर नंबर 1, जिसका नाम था संख्यात्मक विधियाँ और वैज्ञानिक संगणना, न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए पता किए और उनसे पता करके हमने आप तक पहुंचाए हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा बने रहेंगे, वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।